ये पीछे का बंद करो। सिस्टर, hi. Hello, everyone. So, good evening. Hope it has been a good day for all of you. It has been a good week for all of you. Uh, मेरा मेरी दुआ है कि आप सबके लिए अच्छा गया हो ये हफ्ता। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन मॉड्यूलर ओटी। सो पर्टिकुलरली हमारे शहर में, इवन जैसे जहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जरीज को लेके या फिर नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज को लेके अवेयरनेस ज़रा कम है, या फिर किसी भी प्रकार की सर्जरी को लेके अवेयरनेस ज़रा कम है, वहाँ पे लोगों को मॉड्यूलर ओटी के बारे में नहीं पता रहता। लोगों को ऐसा लगता है कि बस हाँ, एक ऑपरेशन थिएटर है और हर ऑपरेशन थिएटर सेम होता है। ऐसा नहीं है। मॉड्यूलर ओटी एक रिलेटिवली नया कॉन्सेप्ट है, एकदम नया कॉन्सेप्ट तो नहीं बोलूँगा मैं, बट एक रिलेटिवली नया कॉन्सेप्ट है जिसमें अनेक मैकेनिज़्म्स के अनुसार ओटी का बैक्टीरिया काउंट कम किया जाता है, लो किया जाता है, क्षीण किया जाता है, जिस करके ऑपरेशन के दरमियान ऑर्थोपेडिक सर्जन से या फिर हॉस्पिटल से पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस नहीं होता है। जिसकी वजह से दैट मेक्स द सर्जरी ऑफ द पेशेंट मोर सेफ इन्फेक्शन वाइज, एंड हम बड़ी सर्जरीज भी इस कर से कर सकते हैं, जैसे रिविजन नी रिप्लेसमेंट्स हो गए, जैसे कोई 8-8 10-10 घंटे की सर्जरीज हो गई। फॉर एग्जांपल कहीं हमें कोई बहुत बड़ा बोन ग्राफ्ट करना है, बहुत बड़ा डिब्राइडमेंट करना है, या कैंसर की सर्जरी करनी है, या हड्डी का कैंसर है उसको निकाल करके वहाँ पे बोन ग्राफ्टिंग करनी है। तो ये सब जो बड़ी चीज़ें हैं, जो 4-4, 6-6, कभी-कभी 8-8 घंटा लेती हैं, तो ये सर्जरीज़ को करने में, और जो हमारी अदरवाइज़ जो बूढ़े पेशेंट्स होते हैं, जिन पेशेंट्स को बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, जिन पेशेंट्स की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उनको भी ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम मॉड्यूलर ओटी में ये ऑपरेशन करें, तो उनको भी इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। ख़ास करके रिप्लेसमेंट के जो ऑपरेशंस हैं, मॉडर्न साइंस के अनुसार, मॉडर्न ऑर्थोपेडिक्स के अनुसार, दे हैव टू बी डन इन मॉड्यूलर ओटी ओनली एंड नॉट इन योर रेगुलर ओटी। मॉड्यूलर ओटी में एक होता है जिसका सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है पॉजिटिव प्रेशर, जो कि एसी के माध्यम से मेंटेन किया जाता है। पॉजिटिव प्रेशर होना मॉड्यूलर ओटी में बहुत आवश्यक है। सेकंड होता है लेमिनार एयर फ्लो। लेमिनार एयर फ्लो में हम लोग ओटी टेबल के ऊपर, ओटी टेबल के सराउंडिंग भाग में भी एक लेमिनार टाइप का हवा का मूवमेंट इंश्योर करते हैं, जिस कर से वहाँ पे कोई भी चीज़ एक्यूमुलेट नहीं होती है और सब कुछ लेमिनार फ्लो के माध्यम से निकलते रहता है, एंड देयरबाय वी इंश्योर अ स्टेराइल एनवायरनमेंट ओटी टेबल के ऊपर, पेशेंट के ऊपर। और तीसरा, मॉड्यूलर ओटी एक में कोई भी आपकी टाइल्स नहीं होती हैं। मॉड्यूलर ओटी पूर्णतः अ, अ, उसमें पफ पैनल्स होते हैं, जिस करके उसको क्लीन करना बहुत ईज़ी होता है। एक सादे फ़िनाइल के कपड़े से भी आप उसको क्लीन कर सकते हैं। उसमें कोई कॉर्नर्स नहीं होते, तो वहाँ पे डस्ट भी जमा नहीं होती। इस कर के लिए पेशेंट ओटी का भी बैक्टीरियल काउंट कम होता है, ओटी को क्लीन करना भी आसान होता है, और इस कर के लिए पेशेंट को भी बैक्टीरिया नहीं लगता ऑपरेशन के बाद। तो जो रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ होती हैं, जो अधिकतर बूढ़े लोगों में होती हैं, और रिप्लेसमेंट सर्जरी का एक सबसे बड़ा और ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन। ये हमने मोर और लेस पूर्णतः टैकल कर लिया है मॉड्यूलर ओटी के माध्यम से। अ, क्या प्रश्न आए हैं? अच्छा, हमारा सबसे पहला प्रश्न है रूपेश पांडे जी का। वन ऑफ माय फ्रेंड्स मदर हैज अ सीवियर इन्फेक्शन इन हर नी, व्हाई सो?
अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद इनने ओके, ओके, ओके। One of my friend's mother has a severe infection in her knee. Why so? सबसे इसका मुख्य कारण हो सकता है कि ऑपरेशन के दरमियान नी रिप्लेसमेंट में कभी-कभी मे बी 1000 में से 1-2 पेशेंट्स में 4 3-4 पेशेंट्स में इन्फेक्शन होता है। येस, अगर आप पेशेंट को डायबिटीज़ है, अगर पेशेंट को और कोई दूसरी बीमारी है, जैसे पेशेंट को अगर हार्ट डिसीज़ है, पेशेंट अगर सीरो पॉज़िटिव है, पेशेंट का प्रोटीन काउंट अगर कम है, पेशेंट बहुत ही वीक है, पेशेंट को खून की भी यदि कमी है, तो ये इन्फेक्शन होने की शक्यता ज़्यादा होती है। तो ये तो हुआ हमारे पेशेंट फैक्टर्स, लेकिन डॉक्टर के भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, हॉस्पिटल के कुछ फैक्टर्स होते हैं कि अगर ओटी क्लीन नहीं है, स्टेरिलाइज़ेशन में बहुत ध्यान नहीं दिया गया है, अगर लैमिनार एयर फ्लो नहीं है रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन में, तो ये सब भी जो फैक्टर्स होते हैं, इनमें भी ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन की शक्यता ज़्यादा होती है। तो अब हाँ, आपकी फ्रेंड की मदर को इन्फेक्शन तो हो चुका है, बट उसे ठीक किया जा सकता है और उसका कारण जैसा मैंने आपको बताया पेशेंट फैक्टर्स होते हैं या फिर अ, सर्जन्स फैक्टर होते हैं, डॉक्टर्स फैक्टर होते हैं। अब ये तो हमको पेशेंट को देख के ही बता पाना होगा कि उनको क्या है, क्या तकलीफ है, फिर ही हम बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है परफेक्ट जॉब कंसल्टेंसी का व्हाई नी पेन इज कॉमन इन इंडिया? So this is a very good question, and this is something that I'm asked every OPD every day by a lot of people. Knee pain is very common in India, and I think it would not be unfair to say that 100% of females have knee pain. ऐसा गलत नहीं होगा बोलना कि 100% फीमेल्स को नी पेन होता है। अब इसमें 3-4 कारण हैं। पहला तो होता है जेनेटिक कारण। एज़ एन इंडियन फीमेल वो ज़्यादा प्रिडिस्पोज़्ड है नी पेन होने के। सेकंड उनका कारण हो सकता है कि अगर उनका वज़न ज़्यादा है और वज़न के अनुपात में उनकी हाइट कम है, समझिए वो सिर्फ़ 5 फीट की हैं और उनका वज़न 80, 90, 100 किलो है, तो भी नी पेन बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा है जैसा मैंने कहा जेनेटिक्स अगर माता-पिता को है नी पेन, तो भी नी पेन बहुत होता है। एंड हमारे यहाँ औरतें मोस्टली घरेलू काम करती हैं, तो घरेलू काम में उठना-बैठना ज़्यादा होता है। मांडी डाल के बैठना ज़्यादा होता है, स्क्वाट करना या फिर जिसे कहते हैं उकड़ू बैठना भी ज़्यादा होता है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिस कारण महिलाओं को ज़्यादा होता है, पुरुषों में भी ये काफ़ी फैक्टर्स होते हैं और हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें ग्राउंड लेवल सिटिंग इज़ वेरी कॉमन इ इट एंड इट वुड नॉट बी इन ऑल कल्चर्स अक्रॉस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट सभी लोग, अधिकांश लोग आज भी अ, हम लोग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, पेशेंट्स नीचे बैठ के खाना खाना पसंद करते हैं। पूजा हम लोग नीचे बैठ के ही करते हैं। तो आज दिन में हमारा दसियों बार ऊपर-नीचे बैठना हो जाता है, जिसके कारण भी नी पे पेन होता है। बट बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं, इनमें से कुछ फैक्टर्स मैंने आपको बताए। तीसरा प्रश्न है रूपाली नेताम जी का, सर नी रिप्लेसमेंट होने के बाद पेशेंट कितने दिन में स्टेबल होता है? अ, देखिए, मैं आपको एक क्रमानुसार समझाऊँ, नी रिप्लेसमेंट में के बाद पेशेंट का रिहैबिलिटेशन और रिकवरी किस प्रकार होती है। सबसे पहले तो नी रिप्लेसमेंट के बाद समझिए सुबह नी रिप्लेसमेंट होता है, तो उसके बाद 2 से 3 घंटा पेशेंट को आराम कराया जाता है क्योंकि 2 से 3 घंटा पेशेंट का एनेस्थीसिया का असर नहीं निकला होता है। 2 से 3 घंटे के बाद जब एनेस्थीसिया का असर उतर जाए या 3 से 4 घंटे के बाद जब एनेस्थीसिया का असर उतर जाए और पेशेंट अपने पैर हिला पाएँ, तो उन्हें बिठा करके सबसे पहले पानी पिलाया जाता है, लिक्विड डाइट दिया जाता है एंड अगर लिक्विड डाइट वो अच्छे से टॉलरेट कर लेते हैं, तो फिर उन्हें सेमी सॉलिड डाइट या जैसे खिचड़ी या सोजी दी जाती है और वो भी अच्छे से टॉलरेट कर सकते हैं, अगर तो उन्हें हम फुल सॉलिड नॉर्मल सॉलिड डाइट भी दे सकते हैं। तो उनको कुछ खिलाने या पिलाने के बाद हम उन्हें तुरंत वॉकर के सहारे चलाना चालू करते हैं।
100% पेशेंट्स में देयर इज नो बेड रेस्ट रिक्वायर्ड पोस्ट अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। नी रिप्लेसमेंट के बाद कोई भी बेड रेस्ट नहीं रखता है। अधिकांश लोग वॉकर लेके चलते हैं, कुछ लोग बिना वॉकर के भी चलते हैं। यूजुअली ऐसे लोग जिनका वज़न कम होता है और जिनमें उत्साह ज़्यादा होता है, वो बिना वॉकर के इमीडिएटली चलना चालू कर देते हैं। लेकिन एक आम तौर पे 7 से 8 दिन पेशेंट वॉकर के साथ चलते हैं, उसके बाद वो छड़ी के साथ चल सकते हैं और लगभग 2 हफ्ते या 17-18 दिन तक प्रत्येक पेशेंट बिना वॉकर के अपने पैरों पे सीधा चल सकता है। उसके बाद मैं एडवाइस करता हूँ मेरे पेशेंट्स को 3 से 4 हफ्ते की फिजियोथेरेपी अंडर एनी कंडीशंस, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। 1 महीने के ऊपर की फिजियोथेरेपी का कोई अर्थ नहीं है। 3 से 4 हफ्ते की फिजियोथेरेपी में ही आपको पूरा मैक्सिमम आराम आ जाता है। आपको पहला 80 टू 90% इम्प्रूवमेंट पहले 2 महीनों में आता है और 100% इम्प्रूवमेंट धीरे-धीरे आपको पूर्ण 1 साल तक होते रहता है। तो इस प्रकार का आपका रिहैबिलिटेशन होता है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद। आई होप माय आंसर हैज़ सॉल्व्ड ऑल द doubts. If there's anything else, we can take any more questions also. So let us come back to the laminar OT thing. So and to modern science, as per modern science as well, the condition of OT is very important while you're doing a knee replacement or a hip replacement for that matter, or for any surgery, but especially in knee replacement or a hip replacement, because these patients are geriatric patients, these patients are old patients, these patients have various comorbidities, these patients have various conditions that affect the results of the surgery apart from the competence of the surgeon and the competence of the nursing staff. So these factors are also important to manage. And having a modular OT, operating the patient in a modular OT, I mean, goes a huge way in ensuring that these things are fine and patient does not end up with an infection, because infection after a knee replacement or after a hip replacement is quite a thing. It's a big thing and it needs quite a lot of planning, quite a lot of grit, and quite a lot of persistence and consistency uh, from the part of the surgeon, from and quite a lot of patience and, as I said, consistency from the part of persistence from the part of the patient as well. So why not avoid it altogether? जितना हो सके इन्फेक्शन अवॉइड किया जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि मैनेज करना कठिन है, हो जाता है पर कठिन है। तो जितना हम अवॉइड करें उतना अच्छा। एंड लैमिनार ओटी गोज अ ह्यूज वे, इट गोज माइल्स इन इंश्योरिंग दैट यू डोंट हैव इन्फेक्शन। वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा एसेट है। एंड इंश्योर करें कि आपका जहाँ भी जब भी नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट हो स्पेशली, वो सिर्फ लैमिनार ओटी में ही होना चाहिए, अथवा नॉर्मल ओटी में न कराएं। और जिस ओटी में ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के अलावा और सर्जरीज होती हैं उस ओटी में भी कतई ना कराएं। ठीक है दोस्तों, अगर इसके बाद भी कोई प्रश्न रहते हैं, फील फ्री टू पोस्ट देम एंड we'll answer you, and we'll see you next week for our another YouTube live. And if, if there are any other questions, please let me know. Please let. Hi, chalo. Okay. Have a good day. Bye bye. So I am Dr. Apratim Dikshit signing out from Balaji Hospital, Chandrapur. Bye. Have a good weekend.